सभी से प्रश्न है, अपने अपने अनुभव से बात करें, आंकड़ों को, थ्योरीज को, वादों को साइड में रख के रूबरू होकर जरा देखें, ऑब्जर्वेशन से करें, कॉमन सेंस से बात करें। क्या भारत का एक भी गांव ऐसा है जो अपनी ज़रूरत से कम 10 गुना पैदा नहीं करता? एक गांव है कोई ऐसा भारत में जो अपनी ज़रूरत से कम 10 गुना पैदा नहीं करता? सारे गांव कर रहे हैं कम से कम 10 गुना अपनी ज़रूरत से। जो अपनी ज़रूरत से 10 गुना पैदा करे वो गरीब, वो गरीब। अभी आ रहा हूं, यस, अभी आ रहा हूं मैं। पहली ज़रूरत है कि जो पेट भरने लायक ज़रूरत है वो पैदा कर रहा है, और जिन बाकी चीज़ों की ज़रूरत है उसको आपको रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती, जो रोज़ चाहिए पेट भरने के लिए वो कर रहा है। 1 मिनट, अभी आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ भाई, उस पर भी आ रहा हूँ। अभी मैंने आपसे कहा कि कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात करी, मैंने पहले निवेदन किया था। ये जो वाद पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो हम जैसे लोगों ने पढ़ी और पढ़ाई, उसी की आप पैरामीटर कर रहे हैं, तो फिर मैं भी आपके साथ निवेदन करता हूँ गरीबी अमीरी को समझने के लिए कुछ दृष्टि अपनी भी तो पैदा करनी पड़ेगी ना, अंग्रेज़ों की ही बोलते रहेंगे। चलिए मैं दूसरा दृष्टिकोण आपके सामने रखता हूँ, ये सिर्फ आत्म अवलोकन के लिए है, समझने के लिए। हमें बताया गया कि 1947 को भारत की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ थी और हम अपना भी पेट भरने लायक नहीं थे। हमें अपना अन्न अंग्रेजों से बाहर से मार मंगवाना पड़ रहा था। हमें यह दिखाया गया, हमें यह बताया गया अपनी किताबों से कि 42 में अकाल पड़े बंगाल में और 10 लाख से ज्यादा लोग मरे, भूख से मरे। ये तो हमें बताया गया, पर यह कभी नहीं बताया गया कि उस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था गेहूं का, अनाज का पैदावार जो रिकॉर्ड थी। जिस साल भारत में अकाल से, भूख से मरे हुए लोग मर गए 10 लाख, बताया गया उस साल प्रोडक्शन रिकॉर्ड था। तो यानी वो भूमि की उत्पादन से पड़ा हुआ, कमी के कारण पड़ा हुआ अकाल नहीं था। सारा का सारा जो अनाज था वो किसानों से छीन के यूरोप में, जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, यूरोप के फौजियों को पेट भरने के लिए यूरोप को भेज दिया गया। इट वॉज इन्फोर्स्ड, इट वॉज नॉट कॉस्ट। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं, 1947 में थोड़े तथ्य रखता हूं गरीबी को समझने के लिए। 1947 में 33 करोड़ जो भारतीय हैं, 33 करोड़ भारतीय को पेट भरने के लिए हमारे पास अनाज नहीं है, हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। शास्त्री जी को अल्टीमेटली जय जवान जय किसान का नारा देना पड़ा। फिर हमको हरित क्रांति नाम की बीमारी वगैरह वगैरह, वो सारी कहानी हम सबको मालूम है। आज हम 33 नहीं है, आज हम 144 से 50 करोड़ के बीच में है। सही फिगर हमारे पास नहीं है। आज हमारे खजाने भंडारों में 2 से 2.5 साल का अनाज सुरक्षित है, राइट। कोविड में 2 साल भारत बंद रहा, व्यापार बंद, इंडस्ट्री बंद, ट्रेड बंद, सब बंद, फिर भी सारा का सारा भारत में कोई भूख से नहीं मरा। ये भारत कैसे जिंदा रहा और कैसे चलता रहा? सारी इंडस्ट्री बंद थी, सारी के सारे जीडीपी के जितने सारे बाकी फैक्टर हैं ना जो आपने अब गिनाए, वो सारे के सारे सेक्टर बंद थे, फिर भी भारत अपने पांव पे खड़ा रहा। वो किसने खड़ा रखा और कैसे खड़ा रखा? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हर गांव पिछले 70 साल से रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहा है, अपनी ज़रूरत से, खाने पीने की ज़रूरत से 10 गुना से ज़्यादा पैदा कर रहा है, तो वही किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों है? और 92% जो किसान है वो कर्ज में डूबा हुआ क्यों है? गरीबी यहाँ है।
प्रोडक्शन में नहीं है, कैपेसिटी में नहीं है, प्रोडक्टिविटी में नहीं है, परफॉर्मेंस में नहीं है। राइट? गरीबी यहां है कि मैं रिकॉर्ड तौर प्रोडक्शन करके भी कर्ज में डूब रहा हूं, और हमारी इंडस्ट्री, हमारी शेयर मार्केट 2.3 प्रोडक्शन के रेट से बढ़ रही है। राइट? दुनिया की सबसे बड़ी शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रही है। वो क्या प्रोडक्शन कर रही है? वो क्या उत्पादन कर रही है? व्हाट आर दे प्रोड्यूसिंग? तो हमें गरीबी समझनी है। गरीबी यहां भी समझनी है कि 2014 में भारत में कुल मुद्रा की जो मात्रा है, जो सर्कुलेशन में, जो प्रिंट में है, वो 12 लाख करोड़ है, और जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन है। 2019 में जब हमारा नोटबंदी लागू हुई, तो हमारी जो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन है वो 16.5 लाख के करीब हो जाती है। कितने साल में? मात्र 4 साल में कितने % इंक्रीमेंट हुई? 30%। मनी सप्लाई भारत में इंक्रीज हो जाती है, तो जीडीपी भी लगभग 30% इंक्रीज हो ही जानी चाहिए। अगर मैं एक भी नई वस्तु का उत्पादन नहीं करता, सिर्फ पैसे की मात्रा बढ़ा देता हूं, प्राइसेस बढ़ा देता हूं, तो मेरी जीडीपी ऑलरेडी 30%, सिर्फ कोई भी उत्पादन किए बिना 30% बढ़ जाती है। आज भारत में 2012 में 12 लाख करोड़ की करेंसी है, आज भारत में 38 लाख करोड़ की करेंसी है। कितने टाइम बढ़ गई? 3 गुना। तो अगर मैं एक भी वस्तु का उत्पादन ना करता, केवल ये मनी सप्लाई बढ़ जाती, इन्फ्लेशन बढ़ जाता, तो भी मेरी जीडीपी कितनी बढ़ती? 3 गुना बढ़ी आपकी। उस समय 2 थी, आज कितनी है? 4.9। पर एक्चुअली कितनी है होनी चाहिए थी? अगर मैं सिर्फ और कुछ नहीं उत्पादन करता, मनी सप्लाई बढ़ा देता, तो ये 6 ट्रिलियन होनी चाहिए थी, पर नहीं बढ़ी। वो कहां गई? वो 1.5 ट्रिलियन जो बढ़नी चाहिए थी, वो आपके जेब से कम हो गई। किसी भी किसान से पूछ लीजिए, किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, ये सर्विस सेक्टर वालों को छोड़ के बाकी सारे के सारे लोगों की इनकम में 30% का गिरावट आई है। और जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो ले दे के 1% आदमियों के आया है, जिनके जेब में 77% वेल्थ जो जनरेट हुई है वो सारी की सारी 1% से कम आदमी में आई है। पर वो 1%, अगर भारत की 1% लगाएं तो कितनी होगी? 1 करोड़ 44 लाख होंगी। वो गिन लो, वो मिलेंगे नहीं आपको। वो एक्सेल में 1% बोल दिए जाते हैं, वो लेस देन 1% हो जाती हैं। मैं गिनती में करूंगा तो वो 100 भारतीय हैं जिनकी इनकम बढ़ी है, बाकी सारे के सारे स्ट्रगल में है। आपका एक्सटर्नल सेक्टर आजादी से पहले कभी नेगेटिव हुआ नहीं, और आजादी के बाद कभी पॉजिटिव हुआ नहीं। इस समय कंसिस्टेंटली -16% आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट से, और आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। फिर आप विकसित भारत करेंगे, फिर आप जहाज खरीदेंगे, फिर आप आतंकवाद का सामना करेंगे। तो मैं कह रहा हूं, जो गरीबी के को समझना है तो गरीबी को इन सारी समस्याओं के सामने खुल के समझना पड़ेगा। ठीक है? सबसे बड़ी जो गरीबी है वो ये है कि मैं आपसे गरीबी के आंकड़ों के बारे में दृष्टिगोचर कर रहा हूं, थोड़ा गहराई में डूबने की ज़रूरत है। भारत ने जो 38 लाख करोड़ की करेंसी जो छापी, 12 लाख से 38 के करीब में 24 लाख आ रही, वो 24 लाख की करेंसी छापने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आधार कहां से आया? उनके पास एसेट कहां से आया? वो एसेट क्या है? किसके आधार पे छापी? डू दे हैव द एसेट? हम गोल्ड स्टैंडर्ड से तो 71 से दुनिया बाहर आ गई, इंडिया तो गोल्ड स्टैंडर्ड से 34 से बाहर आ गया था। जिस दिन आरबीआई की स्थापना हुई उस दिन से इंडिया से में गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड जिस किसी कंट्री में अगर सबसे पहले खत्म हुआ तो भारत में खत्म हुआ है।
1934 में जब इंडिया में आरबीआई बना तो उस समय भारत गोल्ड स्टैंडर्ड पे था, यानी बैंकों में जितना पैसा छापा गया उतना गोल्ड हमारे पास स्टोर में था। आप डाटा निकाल लीजिए, सबके पास एआई है, गूगल है, अभी बैठ के डाटा गूगल करिए और निकालिए कि 1934 से लेके रिजर्व बैंक के पास रिजर्व गोल्ड कितना है। फिक्स 40 करोड़ का। कब तक चलता है 40 करोड़? 62 तक। उससे वो गोल्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, यानी सरकार के पास कोई गोल्ड नहीं है, वो सारा का सारा जो गोल्ड है वो हम इंक्रीज करते हैं, जो भी स्मगलिंग से आता है इंटर बॉर्डर से, उसको इकट्ठा करके आरबीआई में छपा जाता है। और गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर लाया था जी 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 उसका भी तो उससे भी बड़ा जी, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा जी। घर से ट्रेजर आए थे, घर घर से ट्रेजरी आई थी और जनता ने दिया था, वो जनता ने दिया था, परंतु सरकार के पास गोल्ड नहीं था। पार्ट ऑफ सरकार। जी जी। अब 91 में जब हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई हमारे पास देश में, तो हम सबको पता है कि चंद्रशेखर गवर्नमेंट को गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। 67 टन गोल्ड हमने गिरवी रखा था, बाद में नरसिम्हा राव जी ने और मनमोहन सिंह ने वापस लाए।